हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। पहला भाग पढ़ चुके थे। पिछले वीडियो में हमने आपको मानव पाचन तंत्र के बारे में बताया था कि मानव पाचन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। उन अंगों की संरचना के बारे में हमने आपको बताया था, जैसे मुख गुहा जिसमें दांत और जीभ के बारे में बताया था, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र। ठीक है। मानव पाचन तंत्र का दूसरा भाग, पहले भाग में तो हमने आहार नाल के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा था। दूसरा भाग कल हमने आपको बताया था पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे मानव पाचन तंत्र से संबंधित पाचक ग्रंथियों के बारे में। कहने का मतलब है कि जो मानव पाचन तंत्र होता है, इस पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, उन पाचक ग्रंथियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। कल जब हमने उसका चार्ट बनाया था तो हमने बता दिया था पाचन तंत्र से संबंधित जो ये पाचक ग्रंथियां हैं मनुष्य में, 3 पाचक ग्रंथियां बताई थी हमने आपको। नंबर 1 जिसमें हमने बताया था आपको लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। नंबर 2 हमने आपको बताया था अग्नाशय, पैंक्रियाज। और नंबर 3 हमने आपको बताया था यकृत। ये 3 पाचक ग्रंथियां हैं जो पाचन तंत्र से संबंधित होती है हमारे पाचन तंत्र से। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लार ग्रंथि की। सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं इसे। लार ग्रंथि जो होती है, डायग्राम में हमने आपको देखो यहाँ दिखा रखा है, ये हैं लार ग्रंथियाँ। तो हम कह सकते हैं कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो मुख गुहा में स्थित होती है, और लार ग्रंथियों द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उसे बोलते हैं लार। ठीक है। सबसे पहले हम आपको लार के बारे में ही बताते हैं। देखो, जो लार है ये एक मिश्रित पदार्थ होता है। मिश्रित क्यों होता है? क्योंकि जो ये लार है वो सीरमी तरल एवं चिपचिपे श्लेष्मा से मिलकर बना होता है। तो सीरमी तरल और चिपचिपे श्लेष्मा से मिलकर बना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये लार है वो इन दोनों पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। मतलब ये एक मिश्रित पदार्थ होता है। अब जो ये दोनों पदार्थ जिनसे मिलकर लार बनी होती है, इन दोनों का अलग अलग कार्य होता है भाई। जो ये सीरमी तरल होता है ये भोजन को घुलनशील बनाता है, चिकना बनाता है। जब ये भोजन के साथ मिलता है तो उसे कैसा बना देता है भाई? चिकना व घुलनशील। जबकि जो ये चिपचिपा श्लेष्मा जो होता है ये लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। लुब्रिकेंट का मतलब है कि इसकी सहायता या इसी की वजह से जो भोजन है वो आसानी से मुख गुहा में गति करता रहता है। तो भोजन की गति मतलब लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज जो तुम्हें याद रखनी है, लार में एक एंजाइम और पाया जाता है। वो तुमसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है भाई, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको याद रखना है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, या इसे अपन कहीं कहीं कह सकते हैं एमिलेज। दोनों नाम आपको याद रखें। वैसे अधिकांश जहां किताबों में आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा भाई टाइलिन। ये आपको याद रखना है कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, एंजाइम हमने कल बताए थे आपको, एंजाइम ही वो रासायनिक पदार्थ हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलते हैं। तो इस टाइलिन की यदि तुमसे बात कर ली जाए कि यह भोजन के किस घटक का पाचन करता है, तो यह पाचन करता है भाई स्टार्च का।
किसका पाचन करता है ये स्टूडेंट्स? स्टार्च का। तो लार के संबंध में, लार ग्रंथि तो अपन पढ़ेंगे अभी, लेकिन लार के संबंध में जो बातें आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है भैया अभी तो, कि लार सीरमी तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। जो ये सीरमी तरल है ये भोजन को चिकना व घुलनशील बनाता है, जबकि जो ये चिपचिपा श्लेष्मा ये लुब्रिकेंट मतलब इसकी सहायता से भोजन मुखगुआ में आसानी से गति करता है। देखा है अपन ने, जब अपन भोजन चलाते हैं तो वो जल्दी जल्दी या आसानी से मुखगुआ में गति करता रहता है। उसका कारण यही है भाई, भोजन के साथ मिल जाती है लार। एक महत्वपूर्ण चीज, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन या एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। यह टाइलिन एंजाइम भोजन के किस घटक का पाचन करता है? तो आपको याद रखना है कि टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब लार ग्रंथि के बारे में बात करें तो जो लार ग्रंथि होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आप तीनों के नाम याद करो। नाम वैसे हमने डायग्राम में लिख रखे हैं आपको। नंबर 1 है कर्णपूर्व ग्रंथि, नाम से इसकी स्थिति याद हो जाएगी भाई, कर्णपूर्व ग्रंथि। नंबर 2 है अधोजंभ, या अवचिबुकीय, दूसरा नाम भी है इसका भाई, अवचिबुकीय ग्रंथि। और तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां ही मतलब सभी लार ग्रंथियां जो होती है वो मुख गुहा में स्थित होती हैं। तीनों के नाम याद रखने हैं। नंबर 1 कर्णपूर्व ग्रंथि, नंबर 2 अधोजंभ या इसका दूसरा नाम भी है अवचिबुकीय ग्रंथि, और नंबर 3 है अधोजिह्वा ग्रंथि। अब देखिए प्रत्येक ग्रंथि के बारे में हमें क्या याद रखना है। कर्णपूर्व, कान के पहले, ये रही भाई इसकी स्थिति। मतलब जो ये कर्णपूर्व ग्रंथि है ये अपने दोनों गालों में कान के पहले स्थित होती है। ये इसकी स्थिति है भाई, दोनों गालों में होती है और कान के पहले स्थित होती है। नाम से याद हो जाएगा, कर्ण यानी कान, पूर्व यानी पहले, दोनों गालों में कान के पहले। और इस ग्रंथि द्वारा सीरमी तरल, जो ये लार का ये वाला भाग है सीरमी तरल, सीरमी तरल जो है वो स्रावित किया जाता है। तो कान के पहले स्थित होती है दोनों गालों में और इसके द्वारा सीरमी तरल स्रावित किया जाता है। दूसरा है अधोजंभ या अवचिबुकीय ग्रंथि। ये भाई इसकी स्थिति है, यहाँ अपना निचला जबड़ा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये अधोजंभ या अवचिबुकीय ग्रंथि है ये निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है, निचले जबड़े के नीचे। और जो ये अवचिबुकीय या अधोजंभ ग्रंथि है ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसके द्वारा सीरमी तरल भी स्रावित किया जाता है और चिपचिपा श्लेष्मा भी स्रावित किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गई अपनी दूसरी अधोजंभ या अवचिबुकीय ग्रंथि। नाम याद, वो स्थिति याद रखनी है, निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है ये। और ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा सीरमी तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का स्राव किया जाता है। और तीसरी है भाई अपनी अधोजीवा ग्रंथि, जीवा के नीचे, नाम से ही पता लग रहा है। और ये इसकी स्थिति है भाई, यहाँ मुख गुहा, ये अपना मुख है, ये मुख गुहा हो गई, यहाँ जीव होती है, तो जीवा के नीचे स्थित होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया भाई? अधोजीवा ग्रंथि। और ये जो अधोजीवा ग्रंथि होती है इसके द्वारा स्रावित जो पदार्थ है वो है चिपचिपा श्लेष्मा, मतलब चिपचिपे श्लेष्मा का स्राव इसके द्वारा किया जाता है। तो ये तीसरी ग्रंथि हो गई जिसको नाम से स्थिति याद हो जाएगी, अधोजीवा, मतलब जीवाह के नीचे स्थित होती है और इसके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? चिपचिपा श्लेष्मा का स्राव किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हुई अपनी पहली पाचक ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि।
लार ग्रंथि स्थित होती है मुख गुहा में। स्रावित पदार्थ है लार। लार क्या है? एक सीरमी तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण है। सीरमी तरल भोजन को चिकना व घुलनशील बनाता है। श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। लार में टायलिन या एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। ये टायलिन एंजाइम भोजन के स्टार्च का पाचन करता है। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। तीनों के नाम याद रखने। नंबर 1 कर्णपूर्व ग्रंथि, नंबर 2 अधोजंब या अधोजीवा ग्रंथि, और नंबर 3 अधोजंब या अवचिबुकीय ग्रंथि, और नंबर 3 अधोजीवा ग्रंथि। जो ये कर्णपूर्व ग्रंथि है, नाम से याद रखना, कान के पहले, दोनों गालों में कान के पहले स्थित होती है और इसके द्वारा क्या स्रावित होता है? सीरमी तरल। अधोजंब निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है। मिश्रित ग्रंथि है, मतलब क्या स्रावित करती है? सीरमी तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का स्राव करती है। अधोजीवा जीभ के नीचे स्थित होती है और इसके द्वारा चिपचिपे श्लेष्मा का स्राव किया जाता है। तो पहली पाचक ग्रंथि हो गई स्टूडेंट अपनी यहाँ लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि जो अपन यहाँ पढ़ेंगे वो है वही अपनी अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि देखो, अग्नाशय ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो ये है वही अग्नाशय ग्रंथि। ये कल अपन ने पाचन तंत्र में बनाया था, ये क्यों भाई उसका हिस्सा उठा के बनाया ये भी अपन ने यहाँ। ये ग्रहणी था, ये यकृत है, ये आमाशय और ये अग्नाशय। यहाँ एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं अपन प्लीहा या तिल्ली। तो इसकी स्थिति यदि हम देखें तो ये इसकी ऐसी स्थिति है। ये मतलब अपन कह सकते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो यू आकार की ग्रंथि है। ये 6 से 8 सेमी लंबी होती है और कैसे आकार की ग्रंथि है? यू आकार की, जो एक तरफ तो घिरी रहती है यकृत से, एक तरफ घिरी रहती है ग्रहणी से और एक तरफ घिरी रहती है प्लीहा से। मतलब ये यकृत, ग्रहणी एवं प्लीहा, इन तीनों संरचनाओं से घिरी रहती है। अब अग्नाशय ग्रंथि की यदि अपन बात करें स्टूडेंट तो याद रखना, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब कि जो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है इसमें अंतःस्रावी कोशिकाएं भी होती हैं और बहिस्रावी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो अग्नाशय ग्रंथि है यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, क्योंकि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब अंतःस्रावी कोशिकाओं की यदि हम बात करें तो इसके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं वो है हार्मोन, और हार्मोनों का पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं होता। मतलब इस ग्रंथि के इस भाग का पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं होता। हार्मोन भी अपन हम इसी पाठ में जब अपन अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगोन ये हार्मोन जो होते हैं वो हमारे अंदर ब्लड शुगर, रक्त शर्करा का नियंत्रण करते हैं, लेकिन यहाँ पाचन में इनका कोई योगदान नहीं होता। पाचन में योगदान होता है इसकी बहिस्रावी कोशिकाओं का। और ये अग्नाशय ग्रंथि की जो ये बहिस्रावी भाग या बहिस्रावी कोशिकाएं हैं इनके द्वारा स्रावित होता है भाई अग्नाशयी रस। क्या स्रावित होता है इनके द्वारा? अग्नाशयी रस, पैनक्रियाज जूस। इस अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं भाई विभिन्न पाचक एंजाइम। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा,
ये जो भोजन के घटक हैं इनसे संबंधित पाचक एंजाइम अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। और ये पाचक जो एंजाइम होते हैं जो इसके द्वारा स्रावित होते हैं, ये एंजाइम मिला दिए जाते हैं भोजन के साथ ग्रहणी में। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में इससे जुड़ी रहती है ये एक नलिका द्वारा। तो ये जो एंजाइम होते हैं पाचक एंजाइम, ये भोजन के साथ छोटी आंत के ग्रहणी भाग में मिला दिए जाते हैं और यहीं ये पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का पाचन करते हैं। ठीक है भाई। तो ये अपनी दूसरी पाचक ग्रंथि हो गई मानव पाचन तंत्र से संबंधित। पैनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि जो 6 से 8 सेमी लंबी एक यू आकार की ग्रंथि होती है, जो इसकी स्थिति की यदि हम बात करें तो ये एक तरफ से यकृत, दूसरी तरफ से ग्लैंड और तीसरी तरफ से प्लीहा, इनसे घिरी रहती है। जो अग्नाशय ग्रंथि है ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। ये इसकी स्थिति है भाई, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि अंतःस्रावी कोशिकाएं और बहिःस्रावी कोशिकाएं दोनों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अंतःस्रावी जो इसका भाग है उसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होते हैं जो रक्त शर्करा, ब्लड शुगर का नियंत्रण करते हैं। मतलब एक घटने दे देता है और दूसरा बढ़ने नहीं, तो नियंत्रित रखते हैं उसे, परंतु उसका यहाँ पाचन तंत्र में या पाचन की क्रिया में कोई योगदान नहीं है। बहिःस्रावी भाग ये पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण है। बहिःस्रावी जो कोशिकाएं हैं उसके द्वारा स्रावित होता है पैनक्रियाज जूस, अग्नाशयी रस, और इसी अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं विभिन्न पाचक एंजाइम। ये जो पाचक एंजाइम होते हैं वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा ग्रहणी भाग में भोजन के साथ मिला दिए जाते हैं और इसी भाग में ये एंजाइम भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन करते हैं। ठीक है भाई। दूसरी ग्रंथि हो गई अपनी। तीसरी ग्रंथि जो है अपनी वो है यकृत, लीवर। यकृत के बारे में सबसे पहली चीज जो तुम्हें याद रखने की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। महत्वपूर्ण तो है ये, परंतु मानव शरीर की क्या है भाई? ये सबसे बड़ी ग्रंथि। तो तुमसे प्रश्न पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी हो चाहे बहिःस्रावी, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत ही है भाई। ठीक है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, एक लगभग एक त्रिकोणाकार ग्रंथि होती है, ये अपन ने बना रखा है चित्र में। ठीक है। और स्थित होती है भाई ये मध्यपट के नीचे। ये ऐसी मध्यपट संरचना है, श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे अपन, तो मध्यपट के ये नीचे स्थित होती है। अब जो ये यकृत है पाचन क्रिया में कैसे महत्वपूर्ण है ये? इसके द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्राव किया जाता है वो है पित्त रस। यकृत द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है वो कौन सा है भाई? पित्त रस। अब जो ये पित्त रस होता है, यह पित्त रस यकृत वाहिनी उपतंत्र जो है एवं इसके अलावा पित्त वाहिनी, इन नलिकाओं द्वारा, ये यहां स्रावित हो रहा है यकृत में, इन नलिकाओं द्वारा ये पहुंचा दिया जाता है भाई पित्ताशय में। मतलब यकृत की कोशिकाएं या यकृत की पालियां इसे स्रावित करेंगे, जहां से इसे यकृत वाहिनी उपतंत्र और पित्त वाहिनी द्वारा कहां भेज दिया जाता है भाई? पित्ताशय में। ये आ गया पित्ताशय में, नाम से ही पता लगा पित्त आशयन संग्रह। मतलब इस भाग में जो ये पित्त रस है इसका संग्रह होता है, स्रावित यकृत द्वारा होता है, लेकिन संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। अब पित्ताशय में इसका कार्य तो क्या है? भोजन का पाचन। भोजन का पाचन यकृत या पित्ताशय में तो होता नहीं है, वो कहाँ होगा? ग्रहणी भाग में। तो यहां से जो ये पित्त रस है पित्ताशय से इसे पित्ताशयी नलिका द्वारा, पित्ताशयी नलिका द्वारा ये जो पित्त रस होता है इसे भेज दिया जाता है वही छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में। आ गया ग्रहणी भाग में। यहाँ ये भोजन के साथ मिलता है और भोजन के साथ मिलकर पाचन का कार्य
करता है। जब हम गृहिणी में भोजन का पाचन पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि पित्तरस भोजन के पाचन में क्या भूमिका निभाता है। ठीक है भाई, तो ये हुई तुम्हारी तीसरी ग्रंथि कौन सी, यकृत। यकृत के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखने हैं आपको कि एक तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत द्वारा स्रावित जो पदार्थ है वो है पित्तरस। पित्तरस स्रावित यकृत के द्वारा होता है, संग्रह इसका पित्ताशय में होता है और कार्य कहाँ करता है, ये गृहिणी में। याद रखनी है भाई चीज, स्रावित यकृत द्वारा, संग्रह कहाँ होता है, पित्ताशय में, और कार्य कहाँ करता है, गृहिणी भाग में। तो जो पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है वो यकृत वाहिनी, उपतंत्र और पितृवाहिनी द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, पित्ताशय में, जहाँ इसका संग्रह होता रहता है। यहाँ से इसे पित्ताशय नलिका द्वारा छोटी आंत के गृहिणी भाग में भेज दिया जाता है और यहाँ यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गई अपनी पाचक ग्रंथियाँ और यहाँ आपका पूरा हो गया पाचन तंत्र, जिसमें हमने दो भाग पढ़े हैं पाचन तंत्र के। आहार नाल, इस आहार नाल के विभिन्न भागों का वर्णन पढ़ा है हमने, और दूसरा इसका भाग पढ़ा है पाचक ग्रंथियाँ। और पाचक ग्रंथियों में तीन ग्रंथियाँ, नंबर 1 लार ग्रंथियाँ, नंबर 2 अग्नाशय ग्रंथि और नंबर 3 यकृत। इन तीनों ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए जब पूरा पाचन तंत्र हो गया कि आहार नाल जो है, जो हमारे पाचन तंत्र का एक भाग है, यह आहार नाल का कार्य क्या है इसके, तो भोजन का पाचन यही होता है। तो पहले कार्य भोजन का पाचन, नंबर 2 इसकी क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन गति करता है और इसमें जो संवर्णी पेशियां पाई जाती है वो भोजन की गति का नियंत्रण करती है। तो अपन कह सकते हैं भोजन पाचित रस एवं उत्सर्जी पदार्थ की गति का नियंत्रण। और इसके अलावा जो ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हें मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट छोटा प्रश्न बन सकता है आपका 1 या 2 नंबर का, आहार नाल के कार्य लिखिए। तो आहार नाल के 3 कार्य याद रखने हैं हमको। जब हमने पूरा इसके बारे में पढ़ा है तो स्पष्ट चीज निकल के आ रही थी ये तीनों का। नंबर 1 भोजन का पाचन होता है इसी के अंदर, नंबर 2 भोजन पाचित रस और जो उत्सर्जी पदार्थ है उनकी गति का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है, और जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं पाचन के बाद मलद्वार द्वारा उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। ऐसे ही एक छोटा प्रश्न बनता है इसमें ही, जो अपन ने ये पाचन तंत्र का वर्णन पढ़ा है, लार के कार्य लिखिए। जो हमने अभी लार ग्रंथि पढ़ी थी जिसके द्वारा स्रावित पदार्थ लार है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। यदि इसके कार्य अलग से पूछ ले आप तो जो ग्रंथियों हमने पढ़ा था उसी से कार्य कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहला कार्य क्या निकालेंगे कि लार क्या करता है, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि लार जो है हमारी पूरी मुख गुहा की सफाई करता है, जिसमें जीवा भी है, दांत भी है, मुख गुहा है पूरी की पूरी। तो जो ये सभी अंग हैं इनकी सफाई का कार्य भी कौन करता है भाई, लार ही करता है। और तीसरा इसमें जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यह टाइलिन एंजाइम भोजन के स्टार्च का पाचन करता है। तो ये 3 कार्य लिख सकते हैं अपने स्टूडेंट्स किसके, लार के, कि लार के कार्य लिखिए। तो आपको याद रखना है भोजन को चिकना व घुलनशील बनाता है, जीवा दांत मुख गुहा की सफाई करता है, और इसमें जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है वो भोजन के स्टार्च का पाचन करता है। तो यहाँ जाके हमारे पाचन तंत्र का वर्णन हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे पाचन की क्रिया। आज हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, कल हमने आहार नाल के विभिन्न भाग पढ़े थे। तो यहाँ तो हमारा पाचन तंत्र हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे हम पाचन की क्रिया
जो ये पाचन तंत्र है इसके किन किन भागों के अंदर कैसे कैसे संपन्न होती है। और स्टूडेंट इसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के वर्णन से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।